हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और जो अब तक हमने डिस्कस किया वो था कि एक करंट कैरिंग वायर है, ये एक वायर है और इस वायर की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे किसी एक पॉइंट पर। सिमिलर वे में जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से हम क्या करते थे कि एक चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, या इस चार्ज पार्टिकल से कुछ दूरी पर एक पार्टिकल रखा है, चार्ज ही है, उस पर फोर्स कितना है। ये थी बेसिक लॉ ऑफ फोर्स या बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब हम बेसिक्स लॉ पढ़ी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो पहली हमने पढ़ी कूलम्ब्स लॉ, जिसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, K Q अपॉन R स्क्वायर, या पूरा बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। जो मेन चीज यहाँ ही क्या आई, एक तो आया एप्सिलॉन, यानी कि मीडियम के ऊपर डिपेंडेंसी, कि मीडियम पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज आई डिस्टेंस पे, और तीसरी चार्ज तो है ही। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली हम पढ़ने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर। चार्ज ज़्यादा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गया, चार्ज कम हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। अब मैं डिस्टेंस को फिक्स कर देता हूं कि मैंने एक चार्ज किया 1 कूलम और उस 1 कूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला 1 मीटर की दूरी पर। 1 कूलम चार्ज लिया, मान लीजिए 1 मीटर की दूरी पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसकी वैल्यू आई E। अब मैंने कूलम चार्ज को बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, 2E। फिर चार्ज इंक्रीज किया 3E। अब अगर मैं इसके बीच का मीडियम चेंज कर दूं तो भी क्या सेम रहेगी? तो ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मीडियम चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा मीडियम की परमिटिविटी पर। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने एक लॉ पढ़ी थी जिसको कहा था बेसिक लॉ, और वो थी कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट आती है, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पढ़ी थी एक गॉस लॉ। बड़ी इंटरेस्टिंग लॉ थी, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, जिसको हम कहते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहाँ था इंटीग्रेशन, या कह सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। जो हमने पढ़ी वहाँ क्या पढ़ी थी, थोड़ा सा याद दिला दूँ, E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन, और इसको हमने नाम दिया था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या था कि चार्ज हुआ, उस चार्ज को हमने एक सरफेस के अंदर बंद कर दिया, और फिर एक सरफेस कंसीडर कर ली, चार्ज के चारों ओर एक सरफेस कंसीडर कर ली कि वो चार्ज इस सरफेस के अंदर है। हो सकता है एक चार्ज हो सकता है डबल हो, 3 हो, जितने भी हों, पर वो इसके अंदर है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड किया कैलकुलेट, या गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का काम करने लगे। गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, वो एक सब्स्टिट्यूट मेथड कह लीजिए या एक एडवांस मेथड कह लीजिए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कूलम्ब्स लॉ
एप्लीकेबल नहीं हो पाता था, अप्लाई नहीं हो पाता था, हम लोग गॉस लॉ को यूज़ करते थे और बड़ी इजीली हम लोगों ने फिर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज का, हम लोगों ने निकाला कंडक्टिंग स्फीयर का, हमने निकाला नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, हम लोगों ने निकाला सिलेंड्रिकल का, को बहुत सारे करे, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हमने लिए। सिमिलर वे में जब हम चलते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है, एक वायर है हमारे पास जिसमें करंट फ्लो कर रही है, उसके का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उस पूरे वायर का एक छोटा सा पार्ट लिया और उस छोटे से पार्ट के कारण थोड़ी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। तो उसके लिए कौन सी बेसिक लॉ हमने पढ़ी? हमने उसके लिए बेसिक लॉ पढ़ी है बायट सावर्ट लॉ। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई ये है हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है आई, इसका एक छोटा सा पार्ट लिया मैंने dl, और इस dl पार्ट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो हमने कैलकुलेट किया था, और वो कैलकुलेट करके कितना आया था? वो आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लोगों ने यूज किया, बट दिस इज अ बेसिक लॉ, ये है बेसिक लॉ। हमको क्या यूज करना है? हमने थोड़ा और पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पर बायट सावर्ट लॉ यूज नहीं हुआ, तो बड़े इजी मेथड से, इजी तरह से हम लोग और ज़्यादा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और वो किस लॉ के द्वारा कर सकते हैं? वो कह सकता हूँ गॉस लॉ की छोटी बहन है, या गॉस लॉ का रिश्तेदार है, कजिन ब्रदर समझ लो, कजिन सिस्टर समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि एक उसी के जैसी एक लॉ है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करती है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो बायट सावर्ट लॉ था वो सीधा सीधा अप्लाई कर रहे थे, बेसिक लॉ था, छोटे से एलिमेंट से हम लोग काम करते थे। एम्पियर्स लॉ एक गॉस थ्योरम की तरह मैग्नेटिक फील्ड में यूज़ होने वाली लॉ है, जिससे हम बड़ी इजीली काम कर सकते हैं, इजीली मेथड, इजीली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट कॉइल्स के, डिफरेंट वायर्स के, थिक वायर का, थिन वायर का, एट्सेट्रा। तो अब बात करते हैं ये एम्पियर्स लॉ है क्या, और इसे हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, या हर जगह कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सी चीज़ इजी पड़ेगी, कहाँ अप्लाई करना ज़्यादा आसान होगा, कहाँ अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर अभी हम बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की, और एम्पियर सर्किटल लॉ कहती है, बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर कहीं पर एक वायर है और उस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रही है, ये एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रही है आई, तो क्या होगा? अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो इसके चारों ओर कर्ल की फॉर्म में ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इसके चारों ओर, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो ये होगी, यहाँ होगी तो ये होगी, इस जगह होगी तो ये होगी, यहाँ होगी तो ये होगी। मीन्स ये जो मैंने सर्किल बनाया इस वायर के चारों ओर, आप देख पा रहे हो कि बेटा जैसे जैसे ये सर्किल घूम रहा है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते जाओ, और ये टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ये अभी मैंने एक्सियल फॉर्म में बनाया था, अब मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूँ जिससे वायर अंदर या बाहर जा रहा है, और यहाँ पर एक कंप्लीट सर्किल बनते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक वायर है, करंट चल रही है आउटवर्ड, आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, तो इसके चारों ओर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई।
ये हो गया, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डायरेक्शन कैसे होगी, करंट बाहर की तरफ है तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे होगी, कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए मैंने यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, यहां पर P पॉइंट पर, या जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, किसके कारण, वायर के कारण। करंट कितनी है, I। करंट I है, इस I के कारण हम लोग यहाँ पर P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड वाले पॉइंट को कट करते हुए एक क्लोज्ड लूप बनाया। गॉस थ्योरम में क्या कर रहे थे, क्लोज्ड सरफेस लेते थे, वहाँ स्फीयर आता था चार्ज के लिए। यहाँ हम क्या ले रहे, लूप। लूप मीन्स एक सिंपल वायर का लूप बना लो, एक धागा लेके उसको बांध लो, एक लाइन कह सकते हैं, लाइन है, धागा लिया, धागे को हमने इसके चारों ओर ऐसे करके लपेट दिया तो वो लूप बन गया। तो यहाँ हम क्या ले रहे हैं, लूप। और लूप कैसे ले लिए, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसको क्रॉस करते हुए कंप्लीट हमने इस पर एक लूप ले लिया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ क्या होगी, ये होगी B। यहाँ क्या होगी, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ पर भी B होगी। यहाँ क्या होगी, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ भी B होगी। अगर मैं जहाँ कहीं भी लेता हूँ वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, B हो जाएगी। मैंने क्या, हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ कंसीडर कर लिया DL, छोटा सा एलिमेंट यहाँ कंसीडर किया या फिर DL। ये जितने भी जगह हैं हर जगह छोटा 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 DL हमने कंसीडर कर लिया। अब अगर मैं DL कंसीडर करूं, इसकी रेडियस है कितनी, R, और DL कंसीडर करने के बाद इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो इस लूप की कंप्लीट लेंथ या सरकमफ्रेंस आ जाएगी। तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि अगर इसमें करंट है, वहां क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds आता था, यहाँ आएगा B डॉट dl, यानी लाइन इंटीग्रल। तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि अगर यहाँ करंट है, करंट चाहे इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, कहाँ हो, इस लूप के अंदर हो, इनसाइड हो, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ द लाइन इंटीग्रल of electric field, of magnetic field is mu naught times of current inside the loop। लूप के अंदर। अब देखिए लूप के अंदर कौन सी करंट है, मान लीजिए ये करंट है I, तो क्या होगा, लाइन इंटीग्रल, कैसा लाइन इंटीग्रल है, मैंने क्लोज कर दिया इसे, क्लोज लूप पर। तो लाइन इंटीग्रल कैसा है, इस लूप पर, किसका, B का। तो ये हो जाएगा B डॉट dl दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। करंट कहाँ है, ये इनसाइड द लूप, ये करंट है इनसाइड द लूप। बेटा आपको ध्यान होगा जब हम गॉस थ्योरम यूज करते हैं तो हम चार्ज लेते हैं, और चार्ज कहाँ लेते हैं, हम चार्ज लेते हैं इनसाइड द सरफेस एरिया, यहाँ ले रहे हैं इनसाइड द लूप। चलिए अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं कि हम इस लॉ को, बड़ा सिंपल लॉ है, हमने क्या किया, लाइन इंटीग्रल लिया, दैट इज ऑफ B इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। थोड़ा सा समझो इसको, वैसे समझते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज। यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा है I, तो जितना I फ्लो करेगा मैं कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये डिस्टेंस हमने कांस्टेंट कर दिया, एक वायर लिया, वायर में करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने के बाद करंट को धीरे धीरे मैंने इंक्रीज किया, और अगर मैं करंट को इंक्रीज करूंगा तो एक निश्चित दूरी पर, कांस्टेंट डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार इंक्रीज करता जाएगा।
लेकिन अगर वहाँ पर मीडियम चेंज किया तो मीडियम के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होगी। वो मीडियम क्या होगा, वो मीडियम की वैल्यू क्या होगी, वो कहलाएगी परमीएबिलिटी। यहाँ पर भी देखिए आप क्या देख रहे हैं, म्यू नॉड, दिस म्यू नॉड इज कॉल्ड permeability of free space. Here this mu naught is called permeability of free space, ये कहलाता है। तो पहले एक बार इसको थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं, फिर आगे की चीज़ें करेंगे कि कैसे होता है। तो लेट अस प्रूव दिस एम्पियर सर्किटल लॉ। लॉ क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए करंट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड द लूप। तो अगर मुझे इसे प्रूव करना है तो मैं एक सिंपल करंट कैरिंग वायर, या ये कह सकता हूँ इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एक कंसिडर करता हूँ। इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर मैंने कंसिडर किया और उसकी हेल्प से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, और फिर आगे चलते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि कैसे एम्पियर्स लॉ प्रूफ होता है। तो प्रूफ करने के लिए लेट अस कंसिडर इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर and the current inside the wire is I। इसके कारण आपको मैंने अभी कहा था क्या, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इस तरह से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ ये मैंने लिया एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, कितनी दूरी पर, आर डिस्टेंस की दूरी पर। यहाँ पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने देखा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ ऐसे बी, लेट अस कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट एल, डी एल मैंने यहाँ लिया और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो आप देख पा रहे हो कि बी और डी एल के बीच क्या है, कंडीशन देखो बेटा, ये था, मान लीजिए सर्किल है ये, इस सर्किल में डी एल है इतना और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ये बी। तो dl और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना है, जिधर dl है dl भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो ये dl मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल कितना हुआ 0। तो यहाँ पर एंगल कितना है b और dl के बीच, एंगल है थीटा और वो हो गया 0 डिग्री। तो ऐसे में हमारे पास क्या आएगा, b डॉट dl यानी b dl cos 0। तो अब कैलकुलेट करते हैं या प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम करते हैं, लेट अस कंसिडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऑफ वायर हैविंग करंट कितनी करंट I। Now the magnetic field due to this wire at a distance r इज कितना होगा, हमें पता है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r, इक्वेशन 1। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसके कारण, इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण। अब देखिए कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर एक एलिमेंट कंसिडर कर रखा है dl, तो कंसिडर या लेट consider a small element dl
ऑन द लूप। ये लूप कहाँ से लिया हमने? लूप वहाँ से लिया जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया, लूप उस पॉइंट को क्रॉस करता हुआ कंप्लीट हो रहा है। तो हमने क्या किया? कंसिडर स्मॉल एलिमेंट dl ऑन द लूप। तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल b डॉट dl, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। लाइन इंटीग्रल b डॉट dl, b डॉट dl की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसे क्या लिखूंगा? हमने अभी कहा एंगल बिटवीन b और dl इज 0, तो हम इसे लिख सकते हैं b dl cos थीटा। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड dl। बेटा साथ के साथ नोट कर लेना पॉज करके, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हुआ चल रहा हूं। तो क्या हुआ? यहां देख रहे हो b dl cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन किस किस के बीच का? मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ स्मॉल एलिमेंट। तो थीटा है और थीटा की वैल्यू कितनी है? दो, इसकी है 0। यहाँ क्या हुआ? b इज टेंजेंशियल इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो हम कह सकते हैं थीटा इज 0। सॉरी, डायरेक्ट लिखता हूँ। थीटा 0 हो गया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हुआ dl के साथ। तो इस कंडीशन में क्या होगा? लाइन इंटीग्रल b dl ये आ गया, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हो गई 0। या मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल b dl। अब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट हुआ क्योंकि dl है, तो b को हमने बाहर ले लिया या b की वैल्यू रख दी। तो b की वैल्यू बाहर कितनी आ गई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r इंटीग्रेशन dl। अब ये क्या है? ये है कंप्लीट लूप, इसकी रेडियस है r। तो लिमिट कितनी हो गई इसकी? कंप्लीट सरकमफ्रेंस यानी 0 से लेके 2 पाई r। तो मैंने इसकी लिमिट लिखी dl की 0 से 2 पाई r। देखिए अब क्या होगा? यहाँ हमारा चल रहा है इंटीग्रल b डॉट dl, ये किसके इक्वल आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई r। dl का इंटीग्रेशन हो गया l, लिमिट हो गई 0 टू 2 पाई r। इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमने क्या किया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r 2 पाई r माइनस 0। अब देखो बेटा, 2 पाई ये रहा, 2 ये रहा, 4 पाई ये रहा, कैंसिल होगा, r से r कैंसिल होगा। तो क्या लिखेंगे हम? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i इंटू 2 पाई r अपॉन r, r से r, 4 पाई से 4 पाई, ये आ गया म्यू नॉट टाइम्स ऑफ i। तो जो हमें प्रूव करना था, रिक्वायर्ड था, वो प्रूव हो गया। यहाँ से क्या प्रूव हुआ? प्रूव हुआ लाइन इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, एंड दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन ये एम्पियर सर्किटल लॉ यूज, कुछ लोग कहते हैं कुछ ही जगह यूज हो सकता है, कुछ कहते हैं जी सब जगह यूज हो सकता है। एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा हुआ है कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस टू अप्लाई दिस एम्पियर सर्किटल लॉ, एंड दीज कंडीशंस आर मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द फील्ड, ये दिस लूप के मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट होना चाहिए, या
लूप के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए या मैग्नेटिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन these are the conditions where we apply this magnetic field, where we apply this Ampere circuital law. We can apply Ampere circuital law everywhere, पर जहाँ पर हमें करनी चाहिए वो ये 3 कंडीशन इसलिए है, इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। यूज यहाँ करने से क्या होगा, हमारे पास कैलकुलेशंस ईजी होंगी, अदरवाइज ज़्यादा भी हो सकते हैं, बाकी हर जगह यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये लॉ यूजफुल कहाँ होगा, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी कहती है कि ये यूज ही केवल 3 जगह होगा, बट कई जगह अदर बुक्स में इसके लिए अलग अलग लिखा हुआ है और ये हर जगह यूज हो सकता है। यूजफुल कहाँ होगा, कहाँ इसकी वैल्यू मतलब जहाँ हम इजीली यूज कर सकें। नंबर 1 यूजफुल होगा जब B पैरेलल हो या टेंजेंट हो ऑन DL, जब ये इसके टेंजेंट हो, जैसे ये इसके ऊपर DL मैंने ये लिया DL और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई B, तो ये टेंजेंट है ना, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0, यानी हमें वहाँ अप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत होगी जहाँ पर वैल्यू होगी 0, दैट इज 0। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, B डॉट DL इज इक्वल्स टू BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस DL, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर हो, लूप के परपेंडिकुलर हो। सेकेंड कंडीशन इज मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द लूप, यानी थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे B डॉट DL दैट इज BDL cos 90, और cos 90 सबको पता है क्या होता है 0। तो या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना बहुत इजी होगा। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वो हो सकती है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना। अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं तो सब कुछ 0, फिर तो क्या खो ही सकता है, इजीली हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके यूज़। आज हमने किया एम्पियर सर्किटल लॉ, उसका प्रूफ, उसकी कंडीशंस, कहाँ हम इसे यूज़ करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखते रहो, समझते रहो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, करते रहो, क्योंकि साइंस देख के नहीं सीखा जाता, साइंस पढ़ के नहीं सीखा जाता, साइंस सीखा जाता है करके। करके सीखो। ऑल द बेस्ट।